Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर डिडक्शन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। इससे पहले लेक्चर में हमने नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए देखा था। ठीक है, हम क्या करेंगे इस लेक्चर में लैग्रांज का इक्वेशन जो है फाइंड करेंगे हैमिल्टन के प्रिंसिपल से। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो चलिए देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ कंजर्वेटिव हॉलोनॉमिक डायनामिकल सिस्टम हुज कॉन्फ़िगरेशन एट एनी टाइम t इज स्पेसिफाइड बाय n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स q1 q2 q3 अप टू qn। तो हम क्या करते हैं, एक n डायमेंशनल स्पेस या कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ठीक है, यदि कंस्ट्रेंट्स इसमें प्रेजेंट है तो n-k डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा। तो हम कह देते हैं सिंपली कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जो है हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, जिसमें एक डायनेमिकल सिस्टम है। हॉलोनॉमिक डायनेमिकल सिस्टम कहने का मतलब ये है कि यदि इसमें कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट जो है इसमें है, तो वो कंस्ट्रेंट रिलेशन वो क्या होगा, पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा, और उसको हम ज़ीरो के फॉर्म में, ठीक है, उसका जो फंक्शन होता है उसमें डिनोट कर सकते हैं। अभी हमने कंस्ट्रेंट का जो हमारा लेक्चर है उसमें देख चुके हैं कि कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो आगे देखते हैं कि किसी टाइम t1 पर यदि कोई सिस्टम जो है पॉइंट P पर है, ठीक है, अब उस पर कुछ फोर्स लगाया जाता है तो वो मोशन करता है। ठीक है, और टाइम t2 पर Q पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके पहुंचने के जो है यहाँ पर इन्फिनिटी पाथ्स जो है खींचे जा सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी पाथ से जो है वो वहाँ पर पहुँच सकता है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल पाथ के लिए जो है वो उसके एक्सेलरेशन का, उसके मोशन का, ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, लैग्रांज का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर r क्या है, एक्चुअल पाथ है, r डैश क्या है, उसका नेबरिंग पाथ है, और r डबल डैश भी नेबरिंग पाथ है। ठीक है, तो देखते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम स्टेट्स दैट। हम जानते हैं हैमिल्टन का प्रिंसिपल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये होता है। अब ये है क्या, हम हैमिल्टन प्रिंसिपल में देख चुके हैं। ठीक है, नाउ द लैग्रांजियन फंक्शन इज गिवन बाय। लैग्रांजियन जो होता है वो क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का जो है क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसमें जो वेरिएशन होगा, डेटा वेरिएशन, इसको यूलर थ्योरम से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ इस रूप में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एज देयर इज़ नो वेरिएशन इन टाइम अलोंग एनी पाथ हैंड डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जब सिस्टम जो है पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाता है तो यहाँ पर जो डेल्टा T होता है वो 0 होता है, मतलब टाइम में कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा किसी भी पाथ के लिए। सभी पाथ के लिए जो है टाइम जो है सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर जितना है, यहाँ से यदि यहाँ पर जाने पर 1 मिनट लगा तो सभी पाथ को जो है 1 मिनट में यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, मतलब टाइम जो है सेम होगा, लेकिन पाथ का जो ये शेप है वो अलग हो सकता है। ठीक, लेकिन टाइम जो है फिक्स है, डेट इक्वल टू 0 होगा, उसमें वेरिएशन। ठीक, तो यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक, इंटीग्रेटिंग एबो इक्वेशन बिटवीन t1 टू t2 वी गेट। अब t1 से t2 के लिए पूरे, ठीक है, के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल पाथ के लिए। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल जो है हम हर पाथ के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं एक्चुअल पाथ के लिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा t1 टू t2 एल डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेम इंटीग्रल ले लिया इसका, टाइम इंटीग्रल, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, ये जो 0 होता है वो केवल एक्चुअल पाथ के लिए होता है। ऐसे सभी पाथ के लिए हम इंटीग्रल जो है फाइंड कर सकते हैं, जो फंक्शन होता है। ये क्या होता है हम देख चुके हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो ये 0 जो होता है केवल एक्चुअल पाथ के लिए होता है। तो हम एक्चुअल पाथ के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो जो मोशन का इक्वेशन है वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो पिछले देखा हमने वो यही है, मैं फिर से लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए ये क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो दो फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हम जानते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, जो अभी बोला मैं वो।
तो उसमें हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक। प्लस ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ये वाला, सॉरी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है, देखिए फर्स्ट फंक्शन ये वाला कर्ली अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डेल्टा क्यूजे डॉट का क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूजे हो जाएगा, डॉट हट गया इंटीग्रेशन में, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये फर्स्ट फंक्शन ये है इसका डिफ्रेंशिएशन, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये मैं लिख दिया, ठीक। तो ये मुझे मिल गया, मैंने इसको जो है क्या किया, ये जो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने इसमें बस पुट किया है, ठीक, अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंस देयर इज़ नो वेरिएशन इन द कोऑर्डिनेट्स अलोंग एनी पाथ एट द एंड पॉइंट, हैंस डेल्टा क्यूजे T1 to T2 इक्वल टू 0। अब देखिए जब जो सिस्टम होता है पॉइंट P से Q पर पहुँचता है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो P का और यहाँ पर Q का सभी पाथ के लिए सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सभी पाथ जो है इस पॉइंट तक ही आएंगे। तो उसमें जो वेरिएशन हुआ कोऑर्डिनेट में, ठीक है, वो क्या हो गया, 0 हो गया हमारा, ठीक। तो यहाँ पर उसी को बोला गया है कि डेल्टा क्यूजे T1 to T2 के बीच में क्या होगा, 0 होगा। तो ये डेल्टा क्यूजे ये है, तो ये 0 T1 से T2 के बीच में, मतलब ये पूरा 0। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वेरिएशन इंटीग्रल ऑफ T1 to T2 LDT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेम का सेम लिख दिया, और ये 0 माइनस ये सेम का सेम मैं लिख दिया, ठीक। क्या हो जाएगा मेरा फिर से ये वाला, अब इसका वैल्यू क्या होता है मैं जानता हूँ, 0 होता है यहाँ से हैमिल्टन के प्रिंसिपल से, ठीक। तो उसके जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, तो ये 0 लिख दिया मैं, ठीक। माइनस माइनस फिर से प्लस, सॉरी ये इक्वल है, ठीक है। तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए इंटीग्रल दोनों में है, ये समीशन जे दोनों में है, डेल्टा क्यूजे dt दोनों में है, तो सभी ये मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो क्या बचेगा, कर्ली अपॉन कर्ली क्यूजे माइनस d/dt कर्ली अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट, ये बचेगा इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब देखिए इफ़ द सिस्टम इज हॉलोनॉमिक देन ऑल द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड हेंस वी हैव, अब यहाँ पर देखिए ये हॉलोनॉमिक है, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो होता है हॉलोनॉमिक में, ठीक है, वो क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, Q1 अलग होता है, Q2 अलग होता है, Q3 अलग होता है, अप टू Qj, वो सभी जो है अपने आप में एक दूसरे से जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो उसमें जो वेरिएशन होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब डेल्टा Q1 अलग होगा, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3, ये सब अपने आप में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट होंगे मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मुझे ये टर्म 0 लेना पड़ेगा तभी ये क्या होगा, 0 आएगा। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, मतलब ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसमें वेरिएशन जो है 0 नहीं होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो वेरिएशन होगा वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक। मतलब डेल्टा Qj का भी वैल्यू होगा, वो 0 नहीं होगा। तो ये क्या होगा, स्वाभाविक है 0 होगा तभी ये 0 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं 0 के इक्वल में लिख देता हूँ, कर्ली अपॉन कर्ली Qj माइनस d/dt कर्ली अपॉन कर्ली Qj डॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर ये फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, d/dt कर्ली अपॉन कर्ली Qj डॉट माइनस कर्ली अपॉन कर्ली Qj इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया लैग्रांज का इक्वेशन, ठीक है, किसके द्वारा, हैमिल्टन के प्रिंसिपल से। These are the required Lagrange equations of motion derived from the Hamilton's principle। यही क्या होता है, जब डायनेमिकल सिस्टम जो है पॉइंट P से पॉइंट Q तक मोशन करता है तो ये क्या है, उसका लैग्रांज का इक्वेशन होता है, उसके मोशन का, ठीक है, उसके एक्सेलरेशन का, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।